Hello everyone. Today I'm back with new subject, Code of Civil Procedure. Actually, regarding this subject, एक हुआ है कि ये जो एक बहुत tough, this subject is very tough one because इस subject में it contains lots of rules, lots of sections, lots of order. So it is very tough to remember. But let me tell you, मैं एक आपको बहुत ही एक इजी मतलब वे बताऊंगा कि आप किस तरह जो है सीपीसी को एक लाइक अ स्टोरी आप जो है उसको याद कर सकते हो। और लेट मी अश्योर यू, वंस यू गो थ्रू दिस वीडियो, एक बार अगर आप इस वीडियो के थ्रू गो थ्रू चाहोगे आराम से टाइम दे के, डेफिनेटली यू विल होल योर लाइफ नेवर फॉरगेट, पूरी जिंदगी नहीं आप भूलोगे कि सिविल प्रोसीजर कोड क्या है और इसको किस तरह यूज किया जाता है। बेसिकली ये मिथ है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सबसे टफ सब्जेक्ट है, बट ये है, बट ये नहीं होगा अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे। द फैक्ट कि सो मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट या बहुत सारे जो एक होता है ना, एक टिप देते हैं कि यू हैव टू देयर इज अ शॉर्टकट मेथड, ट्राई टू लर्न लाइक दिस, ट्राई टू लर्न दिस ट्रिक्स। नो, सीपीसी के लिए कभी भी कोई भी शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता। जस्ट इसका सबसे बेसिक मेथड है, यू हैव टू इन्वेस्ट एज मच एज टाइम यू कैन। बट अगर आप एक सेट मेथड से चलोगे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा नहीं। मतलब आप इतने इजीली इसको याद कर पाओगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो कि व्हेनेवर आई टीच एनीवन या व्हेनेवर टीच माय स्टूडेंट्स और माय जूनियर्स, डेफिनेटली मैं जो जब भी सीपीसी उनको पढ़ाता था या पढ़ाता हूँ, तो उनको मैं इस स्टोरी के थ्रू एक जो एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो और उसके बाद whenever I take feedback और grievances की क्या होगा आपको, नाउ कैन यू अंडरस्टैंड, तो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स आई। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। नो, इसके लिए जस्ट ट्राई टू फोकस कूल माइंड की सीपीसी जो है इट्स नॉट अ टफ सब्जेक्ट। एंड हियर once you go through this video, I assure you, you never forget. Basically, सीपीसी है क्या? एक ये प्रोसीजरल लॉ है और एक ये प्रोसीजर है कि अगर आपका कोई भी सिविल वाद होगा, दीवानी कोई मुकदमा होगा, तो उसमें किस तरह कोर्ट जो है चलेगा। ठीक है, ये उसके बारे में एक ब्रीफ सा आइडिया बताता है कि अगर कोई आपका जमीनी वाद विवाद है तो वो किस तरह चलेगा। बस आप ये मान लो कि जो प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजर होता है एक, सीपीसी एक प्रोसीजर है जिसमें कि स्टेप बताए हुए हैं। जैसे कि सपोज मान लो आपको कहीं पे यहाँ से दिल्ली से आपको चंडीगढ़ जाना है, ठीक है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए आप क्या करोगे? बस लोगे या ट्रेन लोगे या बाय एयरप्लेन जाओगे? तो वो क्या है, एक मीडियम है। और उस मीडियम में जाने के लिए क्या प्रोसीजर है आपका? कोई भी आपको जो है बस, ट्रेन या एरोप्लेन आपको लेना पड़ेगा। तो दिस इज अ प्रोसीजर। ठीक है, सेम वे यहाँ पे है कि अगर सपोज मान लो कोई आपका दीवानी मुकदमा है, किसी ने कोई जमीन के रिलेटेड आपका कोई केस है, ठीक है। अगर किसी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए जो है उसको वो जो है कोर्ट के पास जाएगा। तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि किसका कब्जा है, कौन सा वो, व्हाट आर द स्टेयर विच कोर्ट हैज टू फॉलो टू डू द जस्टिस। ठीक, कि उस जो भी आपका दीवानी मुकदमा है, व्हाट इज द सिविल डिस्प्यूट, जस्ट टू डिसाइड दैट डिस्प्यूट, कोर्ट जो है वो इस सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करता है। बेसिकली इसमें 158 सेक्शन है और 51 ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के अंदर रूल्स है। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनली सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज वी आर डिस्कसिंग की मान लीजिए कहीं पे कोई जमीन का मुकदमा है, मेरी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ये मेरा एक केस भी है जिसके रिगार्डिंग में जो आपको
एक अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि किस तरह कोर्ट का प्रोसीजर होता है, ठीक है। और जो कोर्ट का प्रोसीजर है वही सिविल प्रोसीजर है इन सिविल केसेस। मेरे पास एक केस आया कि मेरी जमीन पे जो है कब्जा कर लिया, ठीक है। अब कब्जा कर लिया, मेरे पास कौन आया? एक आदमी आया, ठीक है। तो आदमी क्या है? पार्टी है। तो सीपीसी सबसे पहले क्या बोलती है आपकी? पार्टी टू द सूट। कौन पार्टी होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली पार्टी कौन होता है? एक जिसका जो है राइट इन्फ्रिंज होता है, मतलब जैसे उसकी प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा कर लिया, तो उसका लीगल राइट, जो उसका सिविल राइट है, वो क्या हो रहा है? इन्फ्रिंज हो रहा है। और जिसने कब्जा किया वो क्या है आपका? जो उसकी प्रॉपर्टी जो है फोर्सफुली ली, वो क्या हो गया आपका? वो आपका डिफेंडेंट हो गया, ठीक है। जिसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, सिविल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, वो क्या आ गया आपका? प्लेंटिफ आ गया। और जिसने जो उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, वो क्या आ गया आपका? डिफेंडेंट आ गया, ठीक है। नाउ जो आपका कि कौन आपका प्लेंटिफ होगा, वो आपका कौन बताता है? ऑर्डर 1 रूल 1, ठीक है। अब कौन कौन आपका जो है डिफेंडेंट होंगे? सपोज मान लो मेरे पास वही पोजेशन वाले केस को कैरी ऑन करते हैं, उसमें जो मेरा प्लेंटिफ, जो मेरा क्लाइंट था, वो मेरे को बोले कि वो बोलता है कि इस आदमी ने मतलब बी ने जो मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, और वो बोलता है कि इसके साथ जो है इसका जो चाचा है, इसका भाई जो है, वो भी जो है साथ में जो है वो उसको जो है पार्टी बनाना है। अब कोर्ट देखेगा, अब सिविल प्रोसीजर बोलती है कि डिफेंडेंट किन को बनाया जाएगा? डिफेंडेंट उनको बनाया जाएगा जो कि ऑर्डर 1 रूल 2 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए डिफेंडेंट बना दिया, पर उनके अंगेंस्ट जो है कोई रिलीफ ही नहीं क्लेम हुआ। मतलब वो ऐसे ही मतलब बना दिया उनको कि हाँ ठीक है, डिफेंडेंट ने बोला, सॉरी प्लेंटिफ ने बोला कि मेरी जो है इनके खिलाफ भी दुश्मनी है, इनको भी जो है पार्टी बनाना। बोलते हैं कई बार कोर्ट में बहुत सारे केसेस आते हैं कि जानबूझ के पार्टी बनाते हैं ताकि उनको जो है कोर्ट में उनका टाइम जो कंज्यूम किया जाए, उनको हरास किया जाए। पर अब कोर्ट के पास क्या पावर है कि मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, अगर कोई पार्टी जिसके खिलाफ कोई रिलीफ ही नहीं क्लेम किया और वो गलती से पार्टी बना दी है, तो क्या होता है? वो मिस ज्वाइंडर होता है, ठीक है। और जिनको जो पार्टी बनाना है पर उन्होंने बनाया नहीं है, वो नॉन ज्वाइंटर है, जो जरूरी है। इसमें क्या आता है? इसमें दो टाइप की बातें आती है। एक आती है नेसेसरी पार्टी, एक आती है प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टियां वो होती हैं जिनके खिलाफ जो रिलीफ क्लेम किया होता है, ठीक है। अगर उनको छोड़ दे तो वो क्या हो गया? नॉन ज्वाइंटर आ गया। अगर जिनके खिलाफ कोई रिलीफ ही नहीं क्लेम किया, जैसे एक मैं पोजेशन का केस को कैरी ऑन करता हूँ, जो उसने चाचा भाई जो पोजेशन वो थे ही नहीं वहां पे, वो कब्जा कर ही नहीं रहे थे, पर फिर भी उनको पार्टी बनाया, तो वो क्या आ गया? मिस ज्वाइंटर आ गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर 1 रूल 9 बात करता है। अब कोर्ट, अब कोई भी कोर्ट को लगे, अब कोर्ट के सामने जब केस चला गया, जज साहब के सामने अगर केस चला गया, यू आर द फ्यूचर जज, आप सबके सामने अगर केस चला गया, तो अब आपके पास पावर तो होनी चाहिए भाई, ये गलत है, इसको बंद, इस पार्टी को नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो आपको पावर दे के रखी है ऑर्डर 1 रूल 10 में। यस, ऑर्डर 1 रूल 10 में कि किसी भी पार्टी को जब कोर्ट को लगता है कि भाई ये गलत पार्टी है, इसको नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, या कोर्ट को लगता है कि जब वो सिविल सूट को जब ट्रायल कर, जब देख रहा होता है कि जब वो डिसाइड कर रहा होता है कि नहीं ये पार्टी इस केस में होना जरूरी है, तो उसको वो ऐड कर सकता है। ये बात कौन करता है? ऑर्डर 1 रूल 10 में। अब वही पोजेशन के केस में मान लीजिए कि जो मेरा क्लाइंट था, जिसको जो है जो जिस मेरे क्लाइंट की प्रॉपर्टी पे जिसने कब्जा किया था, साथ में उसके उसका लड़का उसका साथ दे रहा था। अब वो नेसेसरी पार्टी था यहाँ, ठीक है। तो उसको ऐड करना चाहिए था, ना कि चाचा ताया जो अदर थे, ठीक है। तो कोर्ट बोलेगा उसको ऐड करो। तो ऑर्डर 1 रूल 10 ये बात करता है। सिंपल, दिस इज द पार्टीज टू द सूट। और यही आपका ऑर्डर 1 रूल के मेन सेक्शंस हैं जो कि आपको भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है, अब ठीक है, वो आ गया मेरे पास। अब वो बोले कि उसने मेरे को आ, इतनी तारीख को मेरे को वहां से निकाला, इस प्रॉपर्टी में मेरे साथ मारपीट की, इस उस प्रॉपर्टी से मेरे को इतने का प्रॉफिट होता था, ठीक है। उस प्रॉपर्टी में मेरा ये सामान था। वो सारी चीजें क्या आ गई आपकी? ये देखिए, मैं इस ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली ये मेरे फादर ने खरीदी थी। वो सारा क्या है? दैट इज स्प्लिटिंग।
ठीक है। और वही बात क्या करता है, ऑर्डर 6 बात करता है। ऑर्डर 6 बोलता है जनरली कि एवरी प्लीडिंग, जो आपकी रिटन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो है, बेसिकली इससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो भी मैंने बात बोली कि एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन अ कंसाइज फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्ट, ठीक है, which the party pleading relies for his claim or defense as the case। मतलब जो आपके फैक्ट हैं आपके केस के रिलेटेड, सिर्फ वो ही आपकी प्लीडिंग में आने चाहिए। और वही क्या आपकी प्लीडिंग है, जो मैंने बात बताई आपको कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी है जिस पे फोर्सफुली कब्जा इस बंदे ने, जो मेरे क्लाइंट के अंगे मेरे मेरे क्लाइंट की प्रॉपर्टी पे जिसने कब्जा करके रखा हुआ है, वो कौन बंदे हैं, वो आपके डिफेंडेंट है। और उन्होंने जो है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे फादर साहब ने खरीदी थी, और इस प्रॉपर्टी पे फादर साहब से लेके अब मैं इसमें कब्जे में था, पर इन्होंने मेरे को फोर्सफुली डिस्पोजेस किया, ठीक है। तो वो क्या आप क्या, वो सारी की सारी बातें क्या करेंगे, हम एक कागज में लिख देंगे, ठीक है। और वही क्या हो गई आपकी प्लेंट हो गई, ठीक है। अब जो ये प्लेंट तैयार हो गई, ठीक है, अब प्लेंट का जो डिफेंडेंट जो जवाब देगा उसको क्या बोलते हैं, रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। और यही आपकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जो क्या होती है, प्लीडिंग होती है। और इसी को ही ऑर्डर 6 जो है इसके बारे में बात करता है। अब सीधी सी बात है कि अगर आपने कुछ कोर्ट में लिख के दे रहे हो, कोर्ट आंख मूंद के थोड़ी ना उसमें विश्वास करेगा, क्या करेगा उसमें, कोर्ट बोलेगा कि प्लीडिंग शुड बी शाइंड। तो वो आपका क्या है, ऑर्डर 6 रूल 70 बात करता है, ठीक है। बड़ी कॉमन सी बात है कि जब भी आप कुछ लिख के कहीं भी, अरे यार कोई आप अगर एप्लीकेशन दो रहे हो कहीं पे, तो उसमें साइन तो करोगे। तो वही ऑर्डर 6 बात करता है, ऑर्डर 6 रूल 14 बात करता है। दिस इज ऑल अबाउट प्लीडिंग, कि भाई जो आपके साथ घटित हुआ है वही आपकी प्लीडिंग होगी। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेट, जब आपकी प्लीडिंग सारी तैयार होगी, आपने साइन कर दिया, ठीक है। बेसिकली प्लीडिंग इज अ वेरी डिटेल्ड, इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्टरी, बिकॉज तो सो मैं आपको बड़े कंसाइज तरीके से बता, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी कंसाइज मैनर, ताकि आप जो है जस्ट आप इसको एज अ स्टोरी लो अपने माइंड में, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीपीसी एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज मेड। नाउ आपने सारी प्लीडिंग लिख दी, आपकी पार्टियां डिसाइड हो गई, कौन पार्टी है, ठीक है, कौन डिफेंडेंट है, ठीक है, कौन गलत पार्टी है, कौन ठीक पार्टी है, ठीक है। सारा कुछ आपने लिख दिया कि इसमें ये इस प्रॉपर्टी में मैं मेरा क्लेम कैसे बनता है, उसने मेरे को डिस्पोजेस कब किया, ये प्रॉपर्टी में हम कब से कब्जे में हैं, ठीक है। ऑल सारी बातें मैंने लिख दी। फिर उसके बाद मेरे को क्या करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन। अब मेरे को अब वो सारी बातें लिख के क्या करनी, प्रेजेंट करनी पड़ेगी। और वो क्या बात बोलते, ऑर्डर 7 में presentation of the plaint in the court is the first step or starting point of all the pleading in a case in India. The whole judicial system under the civil law set in a motion by filing the plaint। और ऑर्डर 7 यही बात करता है कि आपकी जो भी आपकी प्लीडिंग्स हैं उनको सबको इकट्ठा करके, सिर्फ जो फैक्ट है आपका एविडेंस नहीं देते हैं आपके, ठीक है, वो आप लिख के कहाँ दोगे, कोर्ट में दो कोर्ट में आप क्या करोगे, सबमिट कर दोगे। दैट इज योर प्लेंट, सिंपल। और ये प्लेंट कौन बात करता है, ऑर्डर 7। अब आपने प्लेंट जब दे दी, प्लेंट देने के बाद क्या होगा, अब सपना तो नहीं होगा, अब डिफेंडेंट खुद ब खुद तो नहीं आ जाएगा, जो दूसरी पार्टी जिसे बोलते हैं ऑपोजिट पार्टी, वो खुद ब खुद तो थोड़ी आएगी। तो फॉर दिस पर्पस कोर्ट विल, व्हाट कोर्ट विल डू, कोर्ट विल इशू अ समन, ठीक है। कोर्ट विल इशू अ समन एंड सर्विस ऑफ द समन ऑन द डिफेंडेंट। इसमें क्या करेगा कोर्ट, जो अगली स्टेज जो होती है आपकी सिविल सूट में, कोर्ट जो है समन करेगा। जब समन कर दिया कोर्ट ने, तो समन में क्या होगा कि उसको बताया जाएगा कि it is a way to inform the person against whose the civil proceeding have been commenced, and he is required to present his defense in the court। It is processed directly to proper officer of the court to notify the person that he is required to appear on a day named and मतलब अब जब समन, समन क्या आपका समन, आप एक टाइप का ये समझ लो, समन इज लाइक योर लेटर, कोर्ट लेटर, कि कोर्ट ने आपको बुलावा भेजा, कोर्ट इज इन्फॉर्मिंग यू भाई तुम्हारे खिलाफ जो क्या हो रहा है, कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है, ठीक है। तो आप आओ कोर्ट में,
आप आओ और उसमें जो है अपना पक्ष रखो। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ, मैंने कोर्ट में फाइल किया और कोर्ट ने क्या किया, समन इश्यू किए और डिफेंडेंट आए। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए प्लीडिंग आपने प्लेंट तो दे दी थी, पर उसमें क्या हुआ कि अब मेरे केस में क्या हुआ था कि हमने पोजेशन तो मांगा था, हम वहां पे ये लिखना भूल गए थे कि वी आर इन पोजेशन। अब वो गलती क्या ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? सीपीसी ने हमें पावर दे के रखी है पार्टीज को, ऑर्डर 6 रूल 17 में, कि कभी भी कोई भी गलती होगी तो आप जो है उसको सुधार सकते हो। सीधी सी बात है, सीपीसी में जब भी कोई गलती सुधारने की बात आती है प्लीडिंग्स में, तो वो कहाँ आती है? ऑर्डर 6 रूल 17, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो। ठीक है, तो वो गलती मैंने 6/17 की एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, और उसमें जो कोर्ट ने मेरे को परमिट कर दिया और मेरी गलती सुधार दी। ठीक है, अब देखिए समन भी सर्विस हो गए और पार्टी ने समन भी ले लिए। ठीक है, और इसमें उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपने तारीख भी बता दी गई। ठीक है, सब हो गया। अब उसके बाद क्या होना, अब पार्टी को क्या करना पड़ेगा? कोर्ट में आना पड़ेगा। अगर पार्टी कोर्ट में आई तो क्या होगा, पार्टी कोर्ट में नहीं आई तो क्या होगा, पार्टी सिर्फ डिफेंडेंट आ गया पर प्लेंटिफ नहीं आया तो क्या होगा? मान अब मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में तो आ गए, डिफेंडेंट आ गया, पर अगर मेरे केस में डिफेंडेंट ना आया होता तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट बोलता है कि डिफेंडेंट नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि वो वो चाहता नहीं है कि उसके खिलाफ वो जो है कोर्ट में केस लड़े। तो कोर्ट बोलेगा ठीक है, एक तरफा प्रोसीडिंग शुरू करो। तो कोर्ट जो एक तरफा प्रोसीडिंग शुरू कर देगा, और वो कहाँ है? ऑर्डर 9 रूल 6 में। ठीक है, अब मान लीजिए अब मेरे केस में मैं जाता ना मेरा क्लाइंट जाता, पर जो दूसरा पक्ष जो है, जो डिफेंडेंट है, वो आ जाते, तो उसमें दूसरी पार्टी जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, तो क्या होता है? तो कोर्ट बोलता, कोर्ट पूछता डिफेंडेंट को, क्या आप इस केस को, इस क्लेम को मानते हो? अगर वो मानता तो कोर्ट क्या करता है? डिक्री पास कर देता, एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकता है। ठीक है, अगर अगर वो नहीं मानता तो कोर्ट जो है उसमें जो है डिसमिस कर देता है। ठीक है, और यही बात आपकी किस में लिखी है? ऑर्डर 9 रूल 6 और ऑर्डर 9 रूल 8। अगर आपका प्लेंटिफ नहीं आता और डिफेंडेड भी नहीं आता तो कोर्ट जो है इसमें डिसमिस कर सकता है सूट को। ऑर्डर 9 रूल 3 में यही बात लिखी हुई है। ठीक है, अब सपोज मान लिया कि डिफेंडेंट आता ही नहीं है, एक बार डिफेंडेंट को समन देने के बाद डिफेंडेंट आया नहीं कभी भी, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इसमें बोलेगा कि अब तो मैं, ये लगता है ये आएगा नहीं कोर्ट में, मैं ऐसा करता हूँ, लेट मी डू वन थिंग, कि मैं इसके खिलाफ जो है, मैं इसके खिलाफ नहीं, मैं जो ये दावा है, प्लेंटिफ को बोलेगा कि अपने विटनेस लाए और मैं जो हूँ इसमें जो है एक तरफा फैसला सुना दूंगा। और वो क्या होता है आपका? एक तरफा फैसला जो कोर्ट कर देता है। अगर बाद में क्या होता है, एक तरफा फैसला हो गया, फिर डिफेंडेंट बोलता है कि ओहो, अरे ये तो गलत हो गया, जब एग्जीक्यूशन होने लगती है उसके खिलाफ, जब कोर्ट की जो जजमेंट डिक्री को जब एग्जीक्यूट किया जाता है डिक्री को, तो तब वो जागता है कि अरे यार ये तो मेरे खिलाफ गलत हो गया। तो अब क्या उसके पास चांस है कि वो कोर्ट की, मतलब जो कोर्ट ने उसको बोला हुआ है, कोर्ट का जो फैसला उसके खिलाफ हो चुका है एक तरफा, क्या वो उसको हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है। कोर्ट ने, सिविल प्रोसीजर कोड इसकी पावर दे के रखता है। ऑर्डर 9 रूल 13 यही बोलता है कि आपका अगर एक्स पार्टी डिक्री कोर्ट ने पास कर दी है तो भी जिस दिन से उसको पता चला उस दिन के 30 दिन के अंदर जो है कोर्ट जो है क्या करेगा, जो पार्टी जो है एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। ऑर्डर 9 रूल 13, यही आपका सारा ऑर्डर 9 के मेन सेक्शंस है। क्या इट्स लाइक अ टोटली स्टोरी, नथिंग टू वरी, नथिंग टू क्रैम, जस्ट लाइक अ स्टोरी। एक लेमैन, एक की once you go through in a detail or in a set procedure, like a stage by stage by stage, let me tell you, कभी भी क्रैम नहीं करना है।
बेसिकली आपको सेक्शन की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तो फिर आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए, सेक्शन का पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं, ऑर्डर 9 रूल 13 में ये देके रखा, ये देकर रखा, तो वो कभी भी याद नहीं हो सकता। मे बी अ गुड ग्रामर कैन डू सो, बट अकॉर्डिंग टू मी, एज पर माई एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑर्डर 913 में वो कोर्ट में आके सेट असाइड कर सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, सेट असाइड कर दी, तो फिर वो क्या कोर्ट बोलते ठीक है, आपको कोई मतलब कोई कारण रहा होगा, कोई बीमार रहा होगा वो, या तो फिर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होंगे कि वो जिसके कारण या किसी की डेथ हो गई, वो आ नहीं पाया और एक्स पार्टी डिक्री हो गई, तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है मैं सेट असाइड कर देता हूँ और नो 13 की एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है, अब नो 13 की जब एप्लीकेशन लगा दी, वो उसने बोला कि ठीक है आप डिफेंडेंट हो, आप अपना डिफेंस रखो। तो डिफेंस रखने के बाद क्या क्या वो डिफेंस कैसे रखेगा, जैसे मैंने बोला था कि प्लीडिंग इंक्लूड प्लीट एंड रिटन स्टेटमेंट, तो वो क्या देगा, रिटन स्टेटमेंट देगा। और ऑर्डर रेट जो आपका, इसके बारे में बात करते हैं। और रिटन स्टेटमेंट में बोलेगा कि सर, अब देखिए मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे केस में मेरे क्लाइंट ने बोला कि दिस प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी जो है मेरे से जानबूझ के जो है, जानबूझ के नहीं धोखे से जो है इसने कब्जा लिया। पर डिफेंडेंट ने क्या लिखा था उसमें, डिफेंडेंट ने बोला कि ये जो है सर, इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और एग्रीमेंट के बेस पे ही इसने मेरे को खुद कब्जा छोड़ा हुआ है। ये बात बताई उसने सारी अपने वकील को, और वकील ने इसको पूरे एक सेट मैनर में लिख दिया कि हम जो है, हमने जो इतनी तारीख को मेरे क्लाइंट के साथ जो है एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट में इसने मेरे से 10 लाख लिए, और जो है 10 लाख के बाद इसने मेरे को कब्जा दिया और बोला कि ये जो है मैं अगली 6 महीने के बाद आपको 10 लाख और दूंगा, और ये जो प्रॉपर्टी जो मेरे क्लाइंट जो है उसको सेल कर देगा। ठीक है, अब ये उनकी तरफ से ये सारी क्या आ गई, प्लीडिंग आ गई, और इसी प्लीडिंग को क्या बोलते हैं, डिफेंस बोलते हैं, और इसी डिफेंस को जो है रिटन स्टेटमेंट के इन द नेचर ऑफ रिटन स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में फाइल कर देंगे, और यही क्या होता है आपका ऑर्डर रेट में होता है। और जब रिटन स्टेटमेंट फाइल करती, तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करती, फिर क्या करेगा कोर्ट, कोर्ट बोलेगा कि भाई अब तुम दोनों ने, ठीक है, एक ने बोल दिया कि भाई ये तो मेरे फादर से मेरी सक्सेशन हुई है और मेरे को फादर से आई है प्रॉपर्टी, और दूसरा बोलता है कि नहीं जी, इसने जो है मेरे साथ, मेरे क्लाइंट ने जो है डिफेंडेंट के साथ जो है एग्रीमेंट किया हुआ है, लाओ भाई डॉक्यूमेंट लाओ। ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा कि तुम्हारे पास जो भी है, आफ्टर द फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सूट इज द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय द पार्टी। कोर्ट बोलेगा भाई डॉक्यूमेंट लाओ, मैं कोई यहाँ पे अंतर्यामी नहीं हूँ। कोर्ट बोलेगा कि भाई डॉक्यूमेंट लाओ। एट दिस स्टेज बोथ द पार्टीज हैव टू फाइल, और जितने भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपकी पोजीशन और पावर में, वो सारे के सारे आपको फाइल करने पड़ेंगे, और वेयर द पार्टी रिलाई ऑन सच डॉक्यूमेंट, और वही डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं जिन पर जो है आप जो रिलाई कर रहे हो, जो आपके बेस है। जैसे मेरे केस में क्या था, हमारे पास सक्सेशन था, हमारे पास कब्जे के जो गवाह थे, या हमारे पास जो भी आपकी एंट्री थी कि बी आर इन पोजेशन, हमने वो दी, और उन्होंने क्या दिया, उन्होंने वो एग्रीमेंट दिया, किसका, एग्रीमेंट ऑफ सेल डिफेंडेंट। ठीक है, ये आपके क्या आ गया, प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ऑर्डर 7 रूल 14 जो है आपका इसके बारे में बोलता है। नाउ अब डॉक्यूमेंट भी आ गए, फिर कोर्ट ने बोला, फिर कोर्ट बोलता है कि सब कुछ जब फाइल हो जाता है, एट द फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द पार्टी, नेक्स्ट स्टेज आपकी जो शुरू होती है, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी। इसमें फर्स्ट हियरिंग बोला जाता है। इसमें कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ये बोलता है कि चाहे वो प्लीडर से पूछे या पार्टी अगर खुद हो, कि आप जो हो इस केस में क्या एडमिट करते हो डिफेंडेंट से या डिनाई करते हो, उसके बारे में, या कोई भी मैटर जो है कोर्ट जो है उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेंटिफ से और डिफेंडेंट से, कि ऑर्डर 10 के हिसाब से, कि इसमें अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनता है बिफोर प्रोसीडिंग, बिफोर मतलब इश्यू लगाने से पहले, इश्यू इज द नेक्स्ट स्टेज, तो कोर्ट जो है उस मैटर को, अगर मैं जैसे सपोज मेरे केस में कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप पोजेशन में हो, पर आपका पोजेशन जो है, आपके पोजेशन के रिलेटिंग आपके पास कोई गवाह है, या आप किस तरीके के पोजेशन में हो,
क्या आप इसको बेचते थे या आपका वहां पे घर है, क्या है? तो इसके रिगार्डिंग मेरे से क्वेश्चनरी हुई, तो यही आपकी फर्स्ट हियरिंग होती है। ठीक है, हमने उसका जवाब दिया कि नहीं सर, हम तो इसको बेचते हैं और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। कोर्ट जो है बेसिकली फर्स्ट हियरिंग में क्या होता है, कोर्ट जो है जस्ट ट्राई टू असरटेन की व्हाट इज द एक्चुअल इशू। अब जब कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग लगा दी, फिर कोर्ट क्या करता है, इशू लगाता है। ये ऑर्डर 10 में जो आपकी फर्स्ट हियरिंग होती है वो आपकी ऑर्डर 10 में देके रखी है, और यही है कि कोर्ट जो पार्टी को बुलाएगा और पूछेगा भाई आप अपना पक्ष बताओ जरा मेरे को ओरली, और आप अपना दूसरा डिफेंडेंट को आप अपना पक्ष बताओ मेरे को ओरली। ठीक है, नाउ अब कोर्ट को सारा का सारा मैटर क्लियर होगा कि हाँ ये मैटर है। फिर कोर्ट बोलेगा कि आपके बीच में ये है, ये इशू है। तो मेरे केस में क्या लगा था कि वेदर माय क्लाइंट इज ओनर इन पोजेशन और नॉट, और उसमें लगाया था कि वेदर डिफेंडेंट हैज सॉरी माय क्लाइंट हैज जो है हैज मेड हैज डन एग्रीमेंट विद डिफेंडेंट ऑन द सच स्टेट, ये लगाया था। बोलने का मतलब मैं कब्जे में हूं कि नहीं हूं और मैं ओनर हूं कि नहीं हूं, वो इशू उन्होंने लगाया, और मेरे आगे उसके साथ एग्रीमेंट हुआ कि नहीं है, और वो मैंने उसको पोजेशन डिलीवर किया नहीं किया, वो कोर्ट ने लगा दिया। और ये क्या आपके इशू है। इशू आपके दो टाइप के होते हैं, इशू ऑफ अ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ। डिटेल में नहीं जाएंगे, व्हेन वी विल डिस्कस ऑर्डर 14 डेफिनेटली मैं डिटेल इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो दो टाइप के आपके इशू होते हैं, एक आपका इशू हो गया कौन सा, और इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ अ लॉ। और ये दोनों जो जैसे मेरे केस में जो इशू लगे, ये दोनों काई के लगे, ये लगे इशू ऑफ फैक्ट। तो इशू लगा दिए, कोर्ट ने बोला कि भाई तेरे को ये चीज प्रूव करनी है। हम मेरे केस में मेरे को बोला मैं पोजेशन प्रूव करूंगा, ठीक है, पोजेशन और ओनरशिप प्रूव करूंगा। और दूसरी पार्टी को बोला कि तू जो है एग्रीमेंट प्रूव कर। अब इसके बाद क्या हुआ, सब कुछ हो गया, फिर कोर्ट बोला ठीक है तू पोजेशन में है, मेरे क्लाइंट को बोला कि पोजेशन में है कि नहीं है, चल अपने गवाह ला। तो ठीक है, और वही हुआ। कोर्ट ने बोला कि अपनी लिस्ट फाइल करो, और लिस्ट जो है 15 दिन के अंदर फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में। जैसे ही आपने विद इन 15 डेज यू फाइल्ड अ लिस्ट, कोर्ट विल इशू अ समन, पार्टी आएगी, और डिफेंडेंट जैसी पार्टी आएगी, दोनों पहले प्लेंटिफ के विटनेस आएंगे, और फिर जब प्लेंटिफ के खत्म हो जाएंगे फिर डिफेंडेंट के विटनेस आएंगे। ठीक है, अब जब प्लेंटिफ का विटनेस आया, ठीक है, ऑर्डर 16 के हिसाब से जब प्लेंटिफ का विटनेस आया, तो जो मेरा प्लेंटिफ का विटनेस है, मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको एग्जामिनेशन इन चीफ करता हूँ, मतलब मैं अपना पक्ष रखता हूँ। और मैंने क्या किया उसमें, मैं सारा का सारी बातें जो मेरी प्लेट में थी कि हाँ मेरे क्लाइंट ने बोल दिया, मेरे क्लाइंट का जो पड़ोसी था वो मेरा गवाह था, और उसने सारी बातें बोली कि हाँ ये वही कब्जे में था, मैंने तो नहीं सुना कभी कि ना ही मेरे सामने कभी जो है ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। ये सारी उसने बातें बोली। पर जो दूसरा वकील था उसने क्या किया, उससे बुलवा दिया कि हाँ ये इसके घर में आता जाता था, जो डिफेंडेंट था, और कई बार इनके बीच में पैसों का लेन देन भी हुआ, वो उसके सामने हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने क्या किया, क्रॉस एग्जामिन किया। तो यही सारी बातें कहाँ होती है आपकी ऑर्डर 16 में। अब जब मेरी बारी, जब प्लेंटिफ की बारी खत्म होगी विटनेस की, प्लेंटिफ ने अपने सारा कुछ जितना सो 2 विटनेस आए मेरे केस में, फिर उसके बाद किसकी बारी लगी, डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट ने अपने विटनेस लाई, डिफेंडेंट ने अपने जो एग्रीमेंट के विटनेस थे उन्होंने लाया। हाँ ये देखिए मेरे सामने जो है इसने हमारे सामने जो एग्रीमेंट किया हुआ है, और हमारे सामने ये एग्रीमेंट लिखा गया था। ये सारी जो है, जो आपके एग्रीमेंट के विटनेस थे उन्होंने बात बोली, ये सारी बातें हो गई मेरे केस में। और ये सारी बातें आपके ऑर्डर 16 में है। और ऑर्डर 18 में आपकी ये बातें आती हैं, जिसको बोलते हैं हम ना हियरिंग ऑफ अ सूट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये सारी बातें होने के बाद सब कुछ, अब विटनेस खत्म हो गया, अब कोर्ट बोलता है कि अब तुम जो है दोनों पार्टीज जो है मेरे सामने क्या करो, आर्गुमेंट करो। आर्गुमेंट क्या है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द विटनेस जो आपके हुए हैं, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो है उसका ब्रीफ सा आइडिया आपने जो है कोर्ट को बताना होता है। Mean to say, as soon as the stage of the hearing of the suit and examination of a witness is over, then the suit is kept for the next stage, that is argument. Once the evidence has been submitted and the cross examination is conducted by the both parties,
then the both sides are allowed to present a summary of the case and the evidence to the judge. कि सर, मैंने बोला कि सर देखिए हमारे केस में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसी विटनेस है, और विटनेस ने जो है जब विटनेस को जब क्रॉस एग्जामिनी एग्रीमेंट के विटनेस को जब मैंने क्रॉस एग्जामिन किया तो उन्होंने ये बोला, ये पहचानने से वो मुकर गए कि ये जो साइन जो है मेरे क्लाइंट के हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बोली और दूसरे क्लाइंट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा इन्होंने नहीं बोला, बल्कि ये पहचानते हैं इसको, पर इनके सामने इन्होंने एग्रीमेंट जो है नहीं किया था, मतलब इनके सामने जो है मेरे क्लाइंट ने साइन नहीं किए थे। ये सारी बातें उसने रखी और यही आपके आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब आर्गुमेंट्स हो गए तो कोर्ट अपनी क्या देता है, जजमेंट देता है। The next stage of civil suit is a judgment, which means the statement given by the judge on the ground, और कोर्ट ने मेरे को जजमेंट दी और मेरे हक में जो है फैसला सुनाया कि ऐसा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बल्कि मेरा क्लाइंट ही पोजेशन में था, इसने जो है डिफेंडेंट ने जो है जबरदस्ती जो है डिस्पोजेस किया था। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द जजमेंट जो है उसने कोर्ट ने बोला कि जो जजमेंट में क्या होता है कि डिटेल बताया जाता है कि यस कि हाँ जो मैंने प्लेंट में लिखा था वो प्रॉपर्ली असर्ट किया, उसके रिगार्डिंग जो भी एविडेंस लाए गए वो सारे के सारे करेक्ट हैं, और उन 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 एविडेंस के बेस पे जो इशू लगा था मेरे ऊपर, जो मेरे को प्रूव करने के लिए वो पॉजिटिव मतलब यस मतलब वो आपका मेरे फेवर में डिसाइड होता है, और जो डिफेंडेंट के फेवर में इशू जो लगा था वो नेगेटिव डिसाइड होता है, और फिर जो कोर्ट में उसमें जो है ऑपरेटिव पार्ट जो होता है जिसको बोलते हैं ना, ऑपरेटिव पार्ट मेरे केस में क्या था कि यस द पोजेशन हैज टू बी डिलीवर्ड टू माय क्लाइंट, दैट इज द डिक्री, और ऑपरेटिव पार्ट को ही डिक्री बोलते हैं। ठीक है, अब जब डिक्री पास हो गई तो डिक्री पास होने के बावजूद भी क्या हुआ कि वो माना नहीं, उसने जो है मेरे को पोजेशन, मेरे क्लाइंट को पोजेशन नहीं दिया, और वो मेरा क्लाइंट जो है जजमेंट लेकर मेरे पास फिर से आ गया। अब मैं क्या करूं, देन व्हाट आई डिड, आई फाइल्ड अ एग्जीक्यूशन। जब भी कोई आपकी डिग्री अनसेटिस्फाई रह जाती है तो आप जो है उसको जो है जिस कोर्ट ने जो है इसमें जजमेंट दी है उस कोर्ट को जो उस कोर्ट में ही आप जो है एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हो। और ये जो है ऑर्डर 21 जो है सीपीसी में, मैंने बोला कोई बात नहीं आप, यू डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ऑर्डर 21 हैज गिवन अस पावर कि वी कैन फाइल अ डिग्री इन द कोर्ट, और कोर्ट ने जो हमने कोर्ट में डिग्री फाइल की, एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल की डिग्री की, और कोर्ट ने जो है पुलिस को जो है वहां भेजा, और जो है हमारे को और रेवेन्यू अथॉरिटी को साथ में भेजा, और जो है पोजेशन जो है मेरे क्लाइंट को दिया गया। दिस इज ऑल अबाउट, ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री हो गई, ये ऑर्डर 21 में है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो जो एग्जीक्यूशन होती है वो आपके ऑर्डर 21 में डिटेल दे के रखी है, यही आपकी क्या है। और ऑर्डर 21 में आपको बात बताऊं, ये सबसे बड़ा आपका ऑर्डर है, और इसी में ही आपकी इसको मिनी सीपीसी भी बोला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीपीसी बेसिक। व्हाट इज सीपीसी, क्या आपका सीपीसी में है मोटा मोटा, दिस इज ऑल अबाउट। कभी भी डोंट टेक द शॉर्टकट, दीज आर द स्टेजेस। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस, नाउ वी विल स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज वी ट्राई टू ल्यूसिडेट दिस, हम जो है इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नेवर क्राइम, इट्स लाइक अ स्टोरी, and read like a story and enjoy like a story. So thank you very much for giving your time. Do like, share and subscribe this channel for upcoming video. Thank you very, very much. And don't forget to share this with your friend so that कोई भी जो है good technique से कभी भी छुपा नहीं रहना चाहिए. Please comment on video. Whenever you go through this video, please don't hesitate to comment so that the best आपकी जो है, क्योंकि because sometime I may be wrong, because the law is a very learning process. Sometime I will learn something from you and कुछ जो है आप मेरे से सीखेंगे.